हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। आज मैं इसमें लेकर आई हूँ आपके लिए लूसेंट बुक के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो ये 100 क्वेश्चंस हैं इनको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको इसमें मिलेंगे 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 25 क्वेश्चन साइंस के, 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के और 25 क्वेश्चन पॉलिटी के। तो ये सारे मिलाकर हो जाएंगे 100। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से है और इस कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विंडोज 7 को विंडोज 10 में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो विंडोज 7 है उसको अगर हम विंडोज 10 में बदलना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अपग्रेड। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो जो गणना और तुलना की जाती है वो ALU से की जाती है और ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसमें जो है रजिस्टर नाम की एक चिप होती है, मेमोरी होती है जो स्टोर होती है। और जो रजिस्टर होता है वो सबसे तेज चलने वाली मेमोरी होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिस्टर जो कि सबसे तेज चलने वाली मेमोरी है वो किस में स्टोर होती है? तो वो होती है ALU में। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक एक तरह का क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स एक तरह का प्रिंटर है। तो आपको पूछा जा सकता है कि डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? तो वो है प्रिंटर का। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कुंजियों को और क्या कहा जाता है? तो जो कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है, इन कुंजियों को कहा जाता है मॉडिफायर। और मॉडिफायर के अलावा इन कुंजियों को जो है अल्फा न्यूमेरिक की भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अल्फा न्यूमेरिक की या फिर मॉडिफायर की किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को। और इनके काम भी देख लेते हैं। जो कंट्रोल होता है वो क्या करता है? किसी दूसरे बटन के साथ शॉर्टकट की बनाने का काम करता है। अगला है शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या करता है? चिन्हों को प्रिंट करने के लिए शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला है अल्ट। तो जो अल्ट होता है इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव की। तो अल्टरनेटिव की क्या करती है? माउस के कमांड को खोलने या बंद करने के लिए अल्टरनेटिव की का यानी कि अल्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माउस का आविष्कार किसने किया था? तो जो माउस है उसका आविष्कार 2 व्यक्तियों ने किया था। पहला था डगलस एंजलबर्ट और दूसरा था विलियम इंग्लिश। जो माउस है उसका जो आविष्कार किया था इन दोनों व्यक्तियों ने किया था। माउस से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि माउस में कितने बटन लगे होते हैं? तो माउस में 3 बटन होते हैं। और माउस का जो बीच का बटन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माउस का जो बीच का बटन होता है उसे स्क्रॉल कहा जाता है। और स्क्रॉल बटन का क्या होता है? आप पेज को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अगला है जो इसी में एक क्वेश्चन और देखेंगे कि माउस के प्रकार कितने होते हैं? तो माउस 3 प्रकार के होते हैं मेनली। पहला होता है मैकेनिकल माउस जिसमें रबड़ लगी होती थी। और अगला दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस और तीसरा होता है वायरलेस माउस। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्यूटर वायरस होता है। तो जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। इसी में एक क्वेश्चन हम और देख लेंगे कि जो वायरस है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो जो वायरस है उसकी फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। तो आपको ये भी नोट कर देना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से बचने के लिए इंस्टॉल करते हैं। तो जो कंप्यूटर में हैकर होता है उसके आक्रमण से बचने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम फायरवॉल को इंस्टॉल कर देते हैं जिसके कारण हैकर नहीं आता। अगला है वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? तो जो वाईफाई है उसकी फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है मॉडेम। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो मॉडेम जो है टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। जो मॉडेम है उससे हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मॉडेम होता है तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और मॉडेम क्या करता है? मॉडेम का कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। और मॉडेम की एक और विशेषता है कि ये इनपुट आउटपुट दोनों ही प्रकार का डिवाइस है। तो आपको मॉडेम के बारे में इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने होंगे। पहला कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। दूसरा जो मॉडेम होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। और तीसरा जो इसका कार्य होता है वो होता है कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल या फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है। और मॉडेम किससे जुड़ा होता है? वो जुड़ा होता है टेलीफोन लाइन से। अगला क्वेश्चन है कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहते हैं? तो जो कोड की स्क्रैम्बलिंग होती है उसको हम एनक्रिप्शन कहते हैं।
अगला है कैथोड रे ट्यूब किसका उदाहरण है? तो जो कैथोड रे ट्यूब है वो उदाहरण है मॉनिटर का। जो मॉनिटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो मैंने बता दिया CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा होता है LCD तो जिसका मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और अगला होता है LED तो जो होता है LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड्स। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो टीवी में LED लगी होती है वो किसकी बनी होती है? तो जो टीवी की LED होती है वो मेनली ऑर्गेनिक LED की बनी होती है, यानी कि जो उसका कांच होता है वो किसका बना होता है? ऑर्गेनिक LED का बना होता है टीवी का। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉरी दोबारा से आ गया, कंट्रोल शिफ्ट ये मैंने बता दिया था, मॉडिफायर या फिर अल्फा न्यूमेरिक की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लेन। तो लेन का विस्तृत रूप क्या है? लेन का विस्तृत रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और जो लेन है वो क्या है? वो एक प्रकार का नेटवर्क होता है। वैसे मेनली जो नेटवर्क होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मेन, मेन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और चौथा होता है वैन, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है लेन लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मेन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर की स्क्रीन में प्रदर्शित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। अगला है MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो जो MICR प्रणाली है उसका प्रयोग होता है बैंकों में। देखिए जो MICR प्रणाली होती है वो क्या होती है? कोड होता है एक तरीके, जो हमारी बैंक की चेक होती है उसमें MICR का नंबर कोड डिजिट होता है, जो कि 9 संख्या होती है, उसमें 9 डिजिट होते हैं। तो 9 डिजिट क्या प्रदर्शित करते हैं? जो पहले के 3 डिजिट होते हैं वो सिटी यानी कि किस शहर में आपका बैंक है उसको दिखाता है। जो बीच की 3 डिजिट होती है वो क्या दिखाती है? बैंक को दिखाती है कि कौन सा बैंक है, और जो लास्ट की 3 डिजिट होती है वो बैंक की ब्रांच को दिखाती है। तो MICR क्या होता है? बैंक की जो चेक होती है उस पे जो है कोड होता है जो कि 9 संख्या होती है, उसका कोड, उस कोड को क्या बोलते हैं? MICR बोलते हैं। और MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगला क्वेश्चन है, उस फाइल को क्या कहा जाता है जो ईमेल से जुड़ी होती है? तो जो ईमेल से जुड़ी हुई फाइल होती है उसको कहते हैं अटैचमेंट। और जो ईमेल होता है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी रॉय टॉमिल्सन ने। तो आपको ये भी याद रखना है कि ईमेल की खोज किसने की थी? रॉय टॉमिल्सन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? सॉरी, भारत में निर्मित प्रथम सुपर लिखना मैं भूल गई, यहाँ पर आपको सुपर लिखना है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था परम, और परम का पूरा नाम था परम 8000। जो परम 8000 कंप्यूटर था, जो भारत में निर्मित पहला प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो कौन था? परम 8000। और ये कब बना था? 1991 में। तो जो परम सुपर कंप्यूटर था उसको बनाया था CDEC कंपनी ने। और CDEC की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। और जो CDEC कंपनी है उसका निर्देशक था विजय पांडुरंग भाटकर। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पहला जो सुपर कंप्यूटर जो भारत में निर्मित हुआ था वो था परम, और परम का पूरा नाम परम 8000 था। और ये CDEC कंपनी यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया था। और CDEC के जो निर्देशक थे वो थे विजय पांडुरंग भाटकर थे। और जो परम सुपर कंप्यूटर है वो बनाया था 1991 में। अगला है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो जो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई होती है वो बिट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जानी जाती है। तो वो जानी जाती है स्क्रीन रेजुलेशन के नाम से, यानी कि जितने भी पिक्सल होते हैं उनका कुल योग क्या कहलाता है? रेजुलेशन, जिसके माध्यम से क्या होता है? स्क्रीन पर जो चित्र है, यानी कि जितने ज्यादा पिक्सल होंगे जो चित्र है, जो स्क्रीन है वो अच्छे से आपको दिखेगी, यानी कि साफ दृश्य दिखेगा। और पिक्सल की संख्या जितनी कम होगी आपका चित्र जो स्क्रीन है उतनी खराब दृश्य आपको दिखाएगा। अगला है FTP का पूरा नाम। तो FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे हम प्रोसेसर। यानी कि जो हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा भेजते हैं हम, यानी कि इनपुट करते हैं जो कंप्यूटर में, उसको प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? प्रोसेसर। और उसको एक इंफॉर्मेशन के रूप में यानी कि अर्थपूर्ण तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत कौन करता है? वो करता है प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर का काम होता है प्रोसेसिंग करना। तो प्रोसेसिंग के माध्यम से वो जो हम इनपुट करते हैं डाटा को, उसको आउटपुट अच्छे से यानी कि
उसको सही तरीके से प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? प्रोसेसर करते हैं। अगला है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? इनपुट। और कंप्यूटर जो हमको डाटा देता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आउटपुट। और जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम करता है वो कौन करता है? प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू। अगला क्वेश्चन है कैरी कैसा कंप्यूटर है? तो जो कैरी है वो एक सुपर कंप्यूटर है और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कैरी ही था। कैरी का दूसरा नाम क्या है? तो जो कैरी है उसका दूसरा नाम है CDC 6000। इसमें क्वेश्चन बनता है कि कैरी कंप्यूटर किसने बनाया था? जो कैरी कंप्यूटर था वो बनाया था सैम्यू कैरी ने। और ये किस कंपनी के द्वारा बना था? तो ये अमेरिका की एक कंपनी थी CRC, जिसका पूरा नाम था कैरी रिसर्च सेंटर। तो CRC यानी कि कैरी रिसर्च सेंटर के द्वारा कैरी सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला है LCD क्या है? तो LCD क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं? मॉनिटर के प्रकार होते हैं, LCD, LED और CRT। अगला है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया जाने वाला जो उपकरण था वो कौन सा था? तो जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था वो की गई थी IC चिप। और IC चिप की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के कितने प्रकार थे? तो तीसरी पीढ़ी में इसके दो प्रकार थे, एक था SSI, दूसरा था MSI। आपको ये चीजें नोट कर देनी चाहिए। जो SSI था उसका पूरा नाम था स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, और जो MSI था उसका पूरा नाम था मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अगला आप साइंस का पोर्शन आ जाता है। कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होने की इनकी संभावना है, तो आप इनको अच्छे से याद कर दीजिएगा। अगला पोर्शन आता है आपका साइंस का। तो जो साइंस में पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो जो विटामिन है उसकी खोज किसने की थी? फंग ने की थी। और मेनली जो विटामिन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। और इनके द्वारा होने वाले रोग भी आपको याद करने हैं। जैसे विटामिन A की कमी से आपको रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन B की कमी से बेरी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो ये सारे आपको याद करने हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गर्भ निरोधक यानी कि जिस औरत का बच्चा नहीं होता उसमें कौन सी कमी पाई जाती है? कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है? तो उसमें विटामिन E की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है तेल बूंद प्रयोग किससे संबंधित है? जो तेल बूंद प्रयोग है वो किससे संबंधित है? वो है आपके इलेक्ट्रॉन के आवेश से। और ये तेल बूंद प्रयोग किसने किया था? RA मिलिकन के द्वारा किया गया था। तो तेल बूंद प्रयोग के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की गई थी। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलोन। आपको एक बार दोबारा बोल देती हूँ मैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलोन। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो जो परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी वो की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। और रदरफोर्ड के द्वारा कौन सा मॉडल दिया गया था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यानी कि जिसको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव भी कहा जाता है हिंदी में। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव, और इंग्लिश में बोला जाता है इसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और इसी के माध्यम से नाभिक की खोज भी हुई थी, प्लस एनोड किरणों की खोज भी हुई थी। और जो नाभिकीय भौतिकी के जनक कहे जाते हैं वो भी रदरफोर्ड को कहा जाता है। अगला है एनोड किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो एनोड किरणों की खोज की गई थी वो गोल्डस्टीन के ही द्वारा की गई थी और वो इसी मॉडल के द्वारा की गई थी। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट माध्यम से ही एनोड किरणों की खोज की गई थी। और एनोड किरणों पर क्या चार्ज कैसा होता है? इस पे जो है प्लस का चार्ज होता है, और जो कैथोड किरणें उनमें माइनस का चार्ज होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है विद्युत विसर्जन नल का प्रयोग किससे संबंधित है? तो जो विद्युत विसर्जन नल का प्रयोग है वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ये प्रयोग था एक, और इसी के माध्यम से कैथोड किरणों की खोज हुई थी, जिसमें माइनस का वो होता है, माइनस की पावर होती है। और जे थॉमसन के ही द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज भी की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षार के संपर्क में हल्दी का रंग कैसे हो जाता है? तो जो क्षार है उसके संपर्क में जब हल्दी आती है तो उसका रंग लाल हो जाता है। और क्षार का pH मान 7 से ऊपर होता है, और जो अम्ल होता है उसका 7 से pH मान नीचे होता है। अगला है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यानी कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव किससे संबंधित है? तो वो है रदरफोर्ड से। और रदरफोर्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से नाभिक की खोज की थी। अगला है धातु में विल्सन रोग किससे संबंधित है? जो धातु है कौन सी वो ऐसी धातु है जिससे विल्सन रोग होता है? तो वो है कॉपर। कॉपर से जो क्या होता है? विल्सन रोग होता है। और विल्सन रोग किससे संबंधित है? विल्सन रोग आपका किडनी से संबंधित है। अगला है लेड पेंसिल में नहीं पाया जाता। तो लेड पेंसिल में नहीं पाया जाता क्या? लेड। ये क्वेश्चन बहुत जगह रिपीट हुआ है कि लेड पेंसिल में क्या नहीं पाया जाता। तो लेड अगर आपको देगा तो आप कहोगे कि लेड तो इसका नाम ही है, तो इसका मतलब इसमें लेड पाया जाता है, लेकिन इसमें लेड नहीं पाया जाता। तो कई बार क्वेश्चन पूछा
जाता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लेड पेंसिल में लेड ही नहीं पाया जाता। अगला है कैरेट हीरे की व्याख्या करता है। तो जो कैरेट है वो हीरे की किसका मापन करता है? वो द्रव्यमान का मापन करता है कि हीरे का द्रव्यमान कितना है, इसका मापन कौन करता है? कैरेट करता है। अगला है मूर्ख सोना किसे कहते हैं? तो जो मूर्ख सोना कहा जाता है वो कहा जाता है पाइराइट को, और पाइराइट का रासायनिक नाम क्या है? आयरन सल्फाइड। इसका सूत्र क्या होगा? FeS2 होगा, FeS2 आयरन सल्फाइड। अगला है धातु जो विद्युत तथा उष्मा की उत्तम चालक है। तो जो चांदी है जिसका सिंबल होता है Ag, तो जो धातु है वो क्या है? जो चांदी है वो क्या है? विद्युत की और उष्मा की उत्तम चालक है, और चांदी का सिंबल Ag। अगला है थर्मामीटर की खोज किसने की थी? थर्मामीटर आपको पता है जो तापमान देखता है शरीर का, तो इसकी खोज किसने की थी? फ़ारेनहाइट ने। अगला है माचिस के तिल्ली के सर पर लगा होता है। तो जो माचिस के तिल्ली पर लाल सा रंग लगा होता है वो क्या होता है? वो होता है लाल फास्फोरस। फास्फोरस से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो इसका सिंबल पूछ लेगा तो होता है P, और जो लाल फास्फोरस है वो तो माचिस की तिल्ली के सर पे लगा होता है, जो जलाने में काम आता है, तो वो लाल फास्फोरस होता है। एक होता है व्हाइट फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस का प्रयोग होता है धुएं वाला बम बनाने के लिए, और एक होता है ब्लैक फास्फोरस यानी कि काला फास्फोरस। तो काला फास्फोरस का प्रयोग किसमें होता है? पटांगे बनाने में। और जो ये फास्फोरस है इसको हमेशा ठंडे जल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है, यानी कि वायुमंडल के संपर्क में आते ही जल जाता है। अगला है किसे अजनबी गैस कहा जाता है? तो जो जिनोन होता है उसे अजनबी गैस कहा जाता है। तो जिनोन पर भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जिनोन का सिंबल क्या होता है? तो कोई लोग कहेंगे कि ZE होता है, कई लोग कहेंगे कि GE होता है, JE होता है, लेकिन इसका सिंबल होता है XE। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जिनोन का सिंबल होता है XE। और जिनोन क्या है? एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जो कि यौगिक बनाती है। और यौगिक कौन सा बनाती है? जिनोन टेट्राफ्लोराइड, यानी कि फ्लोरीन के साथ जिनोन क्या करती है? क्रिया करती है, जिसके माध्यम से वो यौगिक बनाती है। कौन सा? जिनोन टेट्राफ्लोराइड। अगला है हीलियम का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है, क्यों? हीलियम का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो हीलियम अक्रिय गैस है, वायुमंडल में किसी भी गैस से संपर्क नहीं करेगी। दूसरा है हल्की गैस है, यानी कि ये गुब्बारों को उड़ाने में मदद करेगी। अगला है रेडियो एक्टिविटी का जन्मदाता। तो जो रेडियो एक्टिविटी की जन्मदाता है वो है AH वैक्यूलर। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो जो डायनामाइट है उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन था जो ये था रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें कहाँ देखे जाते हैं इसके तत्व? तो जो 82 से ऊपर वाले परमाणु क्रमांक है ना, वो सारे जितने 82 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं वो सारे ही रेडियो एक्टिविटी तत्व हैं। अगला है डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने, और अल्फ्रेड नोबेल की वजह से क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था। अगला है हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? तो वो की थी फेडवर्ड टेलर ने। आपको ये भी याद रखना है, फेडवर्ड टेलर ने क्या किया था? हाइड्रोजन बम की खोज की थी। किस कांच का प्रयोग धूप के चश्मे बनाने के लिए किया जाता है? तो जो धूप के चश्मे बनते हैं वो किस कांच से बनते हैं? वो बनते हैं क्रुक्स। क्रुक्स आपको याद रखना है कि ये धूप के चश्मे बनाने के लिए प्रयोग होने वाला कांच है। अगला है सिगरेट में कौन सा ड्रग पाया जाता है? तो सिगरेट में जो है ड्रग यानी कि एडिसिन कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है निकोटीन। और जो सिगरेट का धुआं होता है वो कौन सी गैस होती है? तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जानलेवा है। अगला है किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। कई बार हम सिर्फ सिलिकॉन याद रखते हैं, लेकिन सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम भी याद रखना चाहिए, क्या पता वो दोनों ही पूछ दे। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है चींटी में पाए जाने वाला एसिड कौन सा होता है? तो जो चींटी में एसिड पाया जाता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। इसी तरीके से आपको और भी एसिड याद रखने हैं। जैसे मधुमक्खी में कौन सा एसिड पाया जाता है? वो पाया जाता है मेथनोइक एसिड। जैसे आप याद रख सकते हो दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? जब दूध फटता है तो उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। जैसे गठिया रोग होता है तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका दूसरा नाम है क्यूरिएटिक एसिड। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर में पाया जाता है। हमारे शरीर में वो क्या करता है? भोजन के पाचन में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिंबल क्या होता है? HCl। ठीक है, HCl। अब जो तीसरा पोर्शन है वो है इतिहास का। तो इतिहास में हम देखेंगे सबसे पहले कि इस्लाम धर्म के संस्थापक। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? मक्का में। और इन्होंने क्या किया था? कुरान की शिक्षाएं दी थी। और कुरान किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। तो आपको ये भी याद रखना है कि कुरान की शिक्षा किसने दी थी? हजरत मोहम्मद साहब ने। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। प्लस इनके जो दामाद थे जिनका नाम था अली,
तो अली ने भी आगे चलकर जो है इस्लाम धर्म को कबूला था और इस्लाम धर्म की शिक्षाएं दी थी। तो जिसके कारण जो इस्लाम था वो दो धर्मों में बट गया था, एक था शिया, दूसरा था सुन्नी। जो सुन्नी था वो सुन्ना में विश्वास रखता था, जो सुन्ना था वो क्या करता था, वो कहता था कि मैं पैगंबर को मानता हूँ, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के जो जितने भी उनके द्वारा दिए गए वचन है, जितने भी उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, उस पर चलता था। और जो शिया था, शिया क्या करता था, अली पर चलता था, अली के दिए गए जो जितने भी प्रवचन थे उस पर चलता था। तो ये दो भागों में बढ़ गया था, एक तो मोहम्मद साहब के पक्ष में जिसको कहते थे सुन्नी, और जो अली था जो कि इनका ही दामाद था उसके द्वारा बनाया गया था शिया, यानी कि उस पर बनाया गया था शिया समुदाय। तो ये दो समुदायों में बढ़ गया था, दो ग्रुप में बढ़ गया था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम समय कहाँ बिताया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था अंतिम समय यानी कि जब उनका मृत्यु का समय नजदीक आ रहा था, तो वो कहाँ गए थे, वो गए थे कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में। तो यहाँ उन्होंने अपने अंतिम समय बिताया था। थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये मगध की गद्दी पर बैठे थे 322 ईस्वी में, और इनकी मदद किसने की थी, चाणक्य ने की थी घरानंद को हराने में। अगला इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इन्होंने सेल्यूकस निकेटर्स के साथ युद्ध किया था। सेल्यूकस निकेटर के साथ इन्होंने युद्ध कब किया था, 305 ईस्वी में। और जो सेल्यूकस निकेटर था इसने ही अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया था, जिसका नाम क्या था, कार्नेलिया। तो आपको याद रखना है कार्नेलिया किसकी पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर्स की। और सेल्यूकस निकेटर्स के साथ युद्ध किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में। अगला है ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख मिलता है। तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसमें उल्लेख मिलता है सोम देवता का। इसके बहुत सारे मंडल है, एक तीसरा मंडल भी है जिसमें उल्लेख मिलता है किसका, गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। और जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगला है ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है। तो जो 8वां मंडल है उसमें हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि हस्तलिखित ऋचाओं को खिल किस वाले मंडल में कहा गया है, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में कहा गया है। अगला इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। और पुरुष सूक्त क्या बताता है कि समाज को 4 भागों में बांट दिया गया था। एक था ब्रह्मा, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। और ये चारों कहाँ से निकले थे, ब्रह्मा के शरीर से। यानी कि जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा के सर से भुजाओं से निकले थे क्षत्रिय, और जो वैश्य थे वो निकले थे जंघाओं से, और पैरों से निकले थे शूद्र। यानी कि सबसे निम्न स्थिति किसकी थी, शूद्र की। अगला है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में क्या किया गया था, शक संवत की स्थापना की थी। आज भी जो भारत सरकार है शक संवत का प्रयोग करती है अपने कैलेंडर को बनाने के लिए। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का ही एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। तो हरिसेन ने क्या किया था, हरिशेन ने क्या किया था कि इलाहाबाद के प्रस्तुति लेख को इसने लिखा था, जो आज भी विख्यात है। कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि हरिशेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उसने कौन सी अभिलेख की स्थापना की थी, उसने क्या किया था, इलाहाबाद के प्रस्तुति अभिलेख की स्थापना करवाई थी। अगला है जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन था। तो जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक कौन था, आर्य सुधर्मा, जो कि एक ऐसा एकमात्र गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और इसी ने जो है जैन धर्म के उपदेशक के रूप में कार्य किया। अगला है हर्यक वंश का अंतिम शासक। तो जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था वो था नागदशक। हर्यक वंश के बारे में अगर आप जानो तो सबसे पहला शासक था इसमें बिंबिसार, उसके बाद आया था उसी का पुत्र अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने ही अपने पिता को यानी कि बिंबिसार को मारा था। अजातशत्रु के बाद आता है उदयन। उदयन ने अपने पिता यानी कि अजातशत्रु को मारा था, और उदयन ने ही जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और वहां अपनी राजधानी बनाई थी। और उदयन का पुत्र था नागदशक, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अगला है सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। तो जो सिकंदर का प्रिय घोड़ा था उसका नाम था बहुकेबला, और बहुकेबला के नाम पर ही उसने झेलम के किनारे एक गांव बसाया था जिसका नाम रखा था उसने बहुकेबला, सिकंदर ने। इसमें और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिकंदर से कि सिकंदर के साथ कौन कौन से लेखक भारत आए थे। तो वो आए थे निर्याकस, अरिस्टोबुल, अनासीग्रेट, 3 आए थे। और सिकंदर के साथ ही सेल्यूकस निकेटर इसका सेनापति था। प्लस इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में हुई थी बेबीलोन में, क्योंकि ये बहुत सारे युद्ध करके थक गया था, तो इसको बीमारी हुई थी, कहा जाता है बीमारी हुई थी, तो ये बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी 323 ईस्वी में। और 326 ईस्वी में इसने भारत की ओर आक्रमण प्रारंभ किया था।
अगला है सेल्यूकस निकेटस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे किया था? तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। अगला है सम्राट अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो ये था अवंती। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का किस युद्ध के बाद अपनाया था? तो इसने अपनाया था 261 में, जब इसने कलिंग युद्ध लड़ा था तो उसमें बहुत ज्यादा जन त्रासदी हुई थी, जिसके बाद इसको अच्छा नहीं लगा। इसने कहा इतनी हिंसा करना बेकार है, इसका मन जो है पिघल गया था उस युद्ध के बाद। तो कलिंग युद्ध जो कि 261 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद से इसने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? तो इसने अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी वो ली थी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के द्वारा कौन सा संवत चलाया गया था? तो अब मैंने पहले ही बताया कि शक संवत चलाया गया था, वो चलाया था 78 ईस्वी में। अगला है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। और नागार्जुन के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था माध्यमिक सूत्र। और माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन ने क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला है किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के चलाए थे? जो चांदी के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और क्यों चलाए थे? क्योंकि इसने उस टाइम पे शकों पर विजय प्राप्त की थी, जिसके लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? चांदी के सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा पक्का, क्योंकि मैंने कई एग्जाम देखे हैं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के चलाए थे और क्यों चलाए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चांदी के सिक्के चलाए थे। और क्यों चलाए थे? शकों पर विजय के बाद चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के किस सेनापति ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो इसने जो है क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय प्लस तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी इसने ध्वस्त किया था। नालंदा के साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय भी याद रखना। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था ये भी पूछा जाता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गौरी का गुलाम था। और 1206 में इसने क्या किया था? गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी लाहौर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। लेकिन जो कुतुब मीनार है उसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने उसका काम पूरा करवाया था। तो आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ने रखी थी, लेकिन उसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला है बाबर की उदारता के कारण उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर की उदारता के लिए उसको किसकी उपाधि दी गई थी? कलंदर की। और बाबर के द्वारा जो है बहुत सारे क्या किए गए थे? युद्ध भी लड़े गए थे, जिनमें प्रमुख था पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा था खानवा का युद्ध, तीसरा था चंदेरी का युद्ध और चौथा था घाघरा का युद्ध। जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। किस किस के मध्य हुआ था? वो हुआ था इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के मध्य। और अगला है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। वो कहाँ हुआ था? वो किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य। अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। किसके मध्य हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के मध्य में। और अगला जो लास्ट है वो हुआ था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों और बाबर के मध्य। और ये चारों युद्ध जो कि मैंने बोले, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, इन चारों युद्ध में बाबर की ही जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो जो सर्वप्रथम बाबर का शव यानी कि जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो उसकी जो शरीर था उसको कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में। लेकिन बाद में इसको जो है काबुल में दफनाया गया था, क्योंकि काबुल जो है बाबर के द्वारा ही चयनित की गई जगह थी। उसने कहा था कि मरने के बाद मेरा जो शव है वो कहाँ दफनाया जाए? काबुल में। तो पहले तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इन्हें काबुल में दफना दिया गया था। अगला है हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो जो हुमायूंनामा है वो किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं के द्वारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कौन सा युद्ध लड़ा था, तो इन्होंने जो है लड़ा था चौसा का युद्ध, जो कि लड़ा था इन्होंने 1539 ईस्वी में। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? शेर खां और हुमायूं के बीच में, जिसमें क्या हुआ था? हुमायूं की हार हुई थी तो हुमायूं वहां से भाग गया और जीत हुई थी शेर खां की। इसी के बाद से जो चौसा का युद्ध था, चौसा के युद्ध के बाद से शेर खां ने जो क्या किया था? शेरशाह की उपाधि भी धारण की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि हुमायूं ने चौसा का युद्ध जो चौसा का युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच में। और शेर खां ने जो है शेरशाह की उपाधि किसके बाद धारण की थी? वो की थी चौसा युद्ध, जो कि 1539 में हुआ था। उसके बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। अगला है अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो जो अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक था वो था दाहिर। और ये युद्ध कब हुआ था? 712 ईस्वी में।
और अरब वासियों का मुख्य आक्रमण का उद्देश्य भी पूछा जाता है कई बार। तो उसका उद्देश्य ये था कि ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, प्लस ये क्या करना चाहते थे, यहाँ पर आक्रमण करके धन दौलत लूटना चाहते थे। इनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि यहाँ पर आके हम राज करेंगे, यहाँ हम अपनी वंश परंपरा को चलाएंगे। इनका सिर्फ इतना उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन दौलत को लूटना। अगला है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो जो मोहम्मद गजनवी था उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और 17 बार जितनी भी बार आक्रमण किया था उनमें जो सबसे मेन था वो क्या था, 1025 यानी कि 1025 ईस्वी में जब उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। प्लस इसकी मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। इससे पहले जो इसने सबसे लास्ट युद्ध लड़ा था वो लड़ा था 1027 यानी कि 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध, क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था जिससे कि उसको 20 लाख दीनार मिले थे, इतना धन उसने लूट लिया था 20 लाख दीनार का। तो जब वो उसको लूट के ले जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने क्या किया था, इसको रोक लिया था और इसका आधे से ज्यादा धन लूट लिया था, जिसके कारण इसने फिर से यानी कि 1027 ईस्वी में इसने दोबारा से जाटों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, जो कि भारत के विरुद्ध इसका अंतिम युद्ध माना जाता है। और 1030 यानी कि 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की थी। तो जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना की गई थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो जो विजयनगर की स्थापना की गई थी वो 1336 ईस्वी में की थी और वो की गई थी हरिहर प्लस बुक्का के द्वारा। अगला है, अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था। तो अकबर के द्वारा जो जजिया कर समाप्त किया गया था 1564 ईस्वी में। और जो जजिया कर लगाया था वो किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था, ये उन पर लगाया जाता था जो मुसलमान नहीं होते थे, यानी कि मुसलमान के अलावा जितने भी जाति के लोग होते थे, जितने भी धर्म के लोग होते थे, उनको ये जजिया कर देना पड़ता था। और जजिया कर की शुरुआत किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने। और जजिया कर को हटाया किसने था, 1564 में अकबर के द्वारा। और फिर आगे चलकर औरंगजेब ने इसको दोबारा से लागू कर दिया था। अगला है, बेदरा का युद्ध कब तथा किसके बीच लड़ा गया था। तो जो बेदरा का युद्ध था वो अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया था 1759 ईस्वी में। और इसी के बाद से जो है डच भारत से बाहर हो गए थे, यानी कि इसके बाद डचों ने यहाँ शासन नहीं किया गया। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं हम कि जो डचों की अपनी पहली व्यापारिक कोठी थी वो उसने कहाँ लगाई थी। तो उन्होंने लगाई थी मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने कहाँ लगाई थी, तो उन्होंने जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी, इन्होंने भी मसूली में ही लगाई थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी जो व्यापारिक कोठी है वो सूरत में लगाई थी। और जो पुर्तगाली थे उन्होंने कहाँ लगाई थी, तो उन्होंने कोची में अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी। फ्रांसीसियों का भी पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक कोठी पहली कहाँ लगाई थी। तो उन्होंने लगाई थी सूरत में 1668 ईस्वी में। अगला है, गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गुरु नानक की मृत्यु हुई थी करतारपुर में 1539 में। और गुरु नानक क्या थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और इसमें जो गोली चलाई थी उसका नाम क्या था, जनरल डायर के द्वारा जो है जलियांवाला बाग नामक स्थान पर गोली चलाई गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत सारे सैकड़ों लोग मर गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो दिया था जनरल डायर ने। अब आता है पोर्शन पॉलिटी का। तो पॉलिटी में मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो पहला है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो उस टाइम पे जो है अध्यक्षता कौन करता है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो उसमें जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसका विवरण कहाँ पर दिया गया है। तो वो है अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक का विवरण दिया गया है, अनुच्छेद 108 में, आपको याद रखना है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो लिए गए हैं रूस से। बहुत सारी चीजें जो है बाहर देशों से ली गई है, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। जो आपातकालीन स्थिति है वो कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर से ली गई है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। और धन विधेयक के संबंध में जो निर्णय होता है, अंतिम निर्णय होता है, वो लोकसभा का होता है। राज्यसभा सिर्फ उसमें जो है अपनी सिफारिशें दे सकता है, जिसे मानने के लिए लोकसभा क्या होती है, विवश नहीं होती। लोकसभा चाहे तो उसे माने, लोकसभा चाहे तो उसे नहीं माने। और टाइम दिया जाता है राज्यसभा को अपने सुझाव देने का या उसे पारित करने का धन विधेयक को 14 दिन का। और अगर वो पारित नहीं करती तो अपने आप ही पारित समझा
जाता है धन विधेयक को, अगर लोकसभा ने पारित कर दिया है तो। अगला है संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो जो संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। संसद के 3 भाग होते हैं, पहला होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। इसमें जो सबसे कम आयु होती है वो 25 वर्ष किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, और जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है, यानी कि 25 वर्ष। तो इसीलिए उसने न्यूनतम लिखा है कि न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, यानी कि लोकसभा का सदस्य तो जो होता है वो संसद का भी होगा, तो जो लोकसभा का सदस्य है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। लेकिन अगर अधिकतम पूछता तो 30 वर्ष होनी थी, क्योंकि अधिकतम राज्यसभा में आ जाता, राज्यसभा के लिए जो आयु चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इससे आप संसद सदस्य बन सकते हो अगर आपकी आयु 25 वर्ष है। अगला है हम भारत के लोग हैं वाक्य का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो अनुच्छेद जो 19 है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो कौन कौन सी है? पहली है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरे है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है कहीं भी आवागमन करने की, पांचवा है व्यापार करने की, और जो छठवीं स्वतंत्रता है वो क्या है कि कहीं भी आप बस सकते हो, देश के भीतर कहीं भी आपको बसने का अधिकार है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई है। इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है 19 का ए, अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है ना अनुच्छेद 19 के ए में, तो इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो जो नागरिकता से संबंधित है, यानी कि भारत में आप कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, तो उसका उल्लेख कहाँ पर है? भाग 2 में। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 6 से लेकर 12। तो इसमें आप देख सकते हो जो नागरिकता है उसमें क्या क्या दिया गया है। तो नागरिकता में ये दिया गया है कि आप पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकते हो, आप वंश परंपरा के माध्यम से नागरिकता ले सकते हो, आप जन्म के आधार पर नागरिकता ले सकते हो, या फिर आप देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकते हो, या फिर आप क्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से नागरिकता ले सकते हो। जन्म के मतलब होता है कि आप 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के किसी भी क्षेत्र में आपने जन्म लिया हो तो आप क्या कर सकते हो? भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि आपके माता पिता क्या होने चाहिए? माता या पिता में से एक व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिकता प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। दूसरा है वंश परंपरा। वंश परंपरा का मतलब ये होता है कि आपने अमेरिका में जन्म ले दिया, ब्रिटेन में जन्म ले दिया, कहीं भी जन्म ले दिया, लेकिन अगर आपके माता पिता को भारतीय नागरिकता प्राप्त है तो आप क्या कर सकते हो? इस देश की नागरिकता ले सकते हो। अगर आपने जन्म किसी और देश में लिया लेकिन आपके माता पिता को तो आपके माता पिता के पास नागरिकता है भारत की, तो आप इस देश की नागरिकता ले सकते हो। अगला है देशीकरण। देशीकरण में ये होता है कि अगर आप 10 वर्ष से भारत में कंटिन्यू रह रहे हो तो क्या कर सकते हो? आप राष्ट्रीयकरण के माध्यम से आप नागरिकता ले सकते हो। पंजीकरण के माध्यम से भी यही होता है कि 5 वर्ष अगर आपने कंटिन्यू भारत में बिताए हैं, भारत में आप रहे हो, तो आपको नागरिकता मिल सकती है। अगला है क्षेत्र विस्तार, यानी कि भारत ने युद्ध के माध्यम से या किसी संधि के माध्यम से किसी क्षेत्र को जीत लिया तो उसके बाद क्या होगा? वहां के नागरिक हमारे देश के नागरिक कहलाएंगे। अगला है सभा के विचार विमर्शता मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ द्वारा किया गया था। यानी कि विचार विमर्श और मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो वो करता है चुनाव आयोग के परामर्श को लेकर राष्ट्रपति। यानी कि सांसद बनने के आप में योग्यता है या नहीं है, ये विवाद का फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति भी परामर्श लेगा किसका? चुनाव आयोग का। अगला क्वेश्चन है यदि किसी जनजाति को सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्रदान है? यानी कि कोई जनजाति है जिसे आप जनजाति की सूची में नहीं रखना चाहते, उसे वहां से हटाना चाहते हो, तो ये अधिकार किसको प्राप्त है? ये है संसद को। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1992। यानी कि कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से भारतीय विधान परिषद जो है बजट पर चर्चा कर सकता है? तो वो शक्ति है कौन सी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से जो है भारतीय विधान परिषद जो है बजट पर चर्चा कर सकती है। अगला है किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको याद रखना है कि किस अधिनियम, यानी कि किस अधिनियम के द्वारा जो बर्मा है उसको भारत से अलग कर दिया गया था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला है मसूदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो जो मसूदा आयोग ने उसने भारतीय संविधान को अंग्रेजी तथा हिंदी में लिखा था।
और जो मसौदा समिति है उसका निर्माण कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ये भी आपने याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो 2 और क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं कि जो मसौदा आयोग था उसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। और इसने जो है भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? वो लिखा था अंग्रेजी और हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो जो भारतीय संविधान है वो कैसी नागरिकता देता है? एकल नागरिकता। तो और जो एकल नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली। इसके अलावा जो एकल नागरिकता तो वो तो ली गई है, वो दिखा दिया मैंने यहाँ पर। और अगला है विधि निर्माण प्रक्रिया। तो ये तीनों ही चीजें कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अगला है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जो एकल नागरिकता प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो राज्यपाल है, राज्यसभा हो और लोकसभा है, अगर उन्होंने जो है 2/3 मत दे दिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो उसे क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। लेकिन महाभियोग का प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जो है सूचित कर दिया जाता है, 14 दिन पहले। अगला है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो जो केंद्र सरकार है उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अगला है, संविधान सभा ने नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो जो संविधान सभा में नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। अगला है, भारतीय संविधान के वैध होने का क्या कारण है? तो जो इसमें संघ है और राज्य है उसमें एकल संविधान है, यानी कि एक ही बुक में क्या किया गया है? संघ और राज्यों का संविधान लिखा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, तो आप इनका रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है यह किसने कहा था? तो जो भारत है वो अर्ध संघात्मक राज्य है, यह जो वाक्य है वो किसका है? केसी वियर का। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया गया था, यह सुझाव किसने दिया था? यानी कि जब भारत स्वतंत्रता के बाद जो है, जो भारत की स्वतंत्रता है उसको अगर स्वतंत्रता मिल जाए उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको राजनीतिक दल के रूप में से भंग कर दिया जाए, यानी कि उसको राजनीतिक दल के रूप में से हटा दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित है? तो जो ये विवाह है, विवाह विच्छेद है, गोद लेना है, वो किस सूची में दिया गया है? तो वो है समवर्ती सूची, जो कि सूची नंबर 3 में दी गई है। तो जो सूचियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। इसमें जो है एक ही सूची बता रखी है, समवर्ती सूची। तो जो सूचियां होती है वो 3 होती है। पहली होती है संघ सूची, दूसरा होता है समवर्ती सूची और तीसरी होती है राज्य सूची। तो जो संघ सूची है उसमें अभी जो है 100 विषय हैं, लेकिन जब संविधान बना था उस टाइम पे इसमें 97 विषय थे। दूसरा होता है समवर्ती सूची, जो कि यहाँ पर भी लिखवा रखा है। समवर्ती सूची में 52 विषय होते हैं, अभी हैं 52 विषय, और जो जब संविधान निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे 47 विषय थे। और जो राज्य सूची है उसमें केवल 61 विषय हैं इस टाइम पे, और जब संविधान निर्माण हुआ था उस टाइम पे इसमें जो है 66 विषय थे, यानी कि 66 विषय थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? तो वो संभालता है उपराष्ट्रपति। इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर नहीं हो तो इस टाइम पे कौन राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा? तो ये जो व्यवस्था दी गई है वो दी गई है अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 65 में, कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर ना हो तो इस स्थिति में जो उच्च न्यायालय है उसका जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो जो है राष्ट्रपति का कार्यवहन करेगा, राष्ट्रपति के कार्यों को संभालेगा। लेकिन अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है अपने पद पर तो कौन संभालेगा? तो जो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश है लिस्ट के हिसाब से, तो उनमें से किसी एक को क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति का पदभार दिया जाएगा। अगला है, नेहरू की कैबिनेट में गृह मंत्री तथा रक्षा मंत्री कौन बने? यानी कि नेहरू की कैबिनेट में पहला कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो पहले तो गृह मंत्री बना था फिर बाद में रक्षा मंत्री भी बना था? तो वो था कैलाश नाथ काटजू। अगला है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो जो उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं वो है महाराष्ट्र में।
तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक सीटें हैं, तो वो है 80 यानी कि 80। और महाराष्ट्र में कितनी है 48। और जो सबसे कम सीटें हैं वो कहाँ है, वो है मेघालय, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। इन जो राज्य हैं, ये जो राज्य हैं, इनमें जो है 2-2 लोकसभा सीटें हैं। तो जो सबसे कम लोकसभा सीटें हैं वो कहाँ है, वो है मेघालय, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सिर्फ 2-2 लोकसभा सीटें हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में 80। तो आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो मैं आपको आगे देती रहूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।